मैं शिवांकर मेहता फ्रॉम आईआईटी धनबाद। और मैं आशुतोष कुमार फ्रॉम आईआईटी पटना आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे अपने चैनल इंटीग्रेटिव लर्निंग पर, जहां हमारी सोच आप सभी तक बेहतरीन एजुकेशन को पहुंचाने की होती है। जेई के बाद रैंक के अकॉर्डिंग आपको कॉलेज सिलेक्ट करना होता है और आप उन कॉलेजेस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को ढूंढते हैं। कॉलेज सिलेक्ट करते वक्त हमारे मन में भी कई कंफ्यूजन्स थे, जैसे कि कॉलेज का प्लेसमेंट कैसा है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, एलुमनाई नेटवर्क कैसा है, एटसेट्रा एटसेट्रा। आप भी इन बातों को सोचकर परेशान हो रहे होंगे, तो आपकी इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम आप सभी के लिए ये वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें हम बात करेंगे एनआईटी पटना से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन के ऊपर। इसी तरह इस सीरीज में और भी वीडियोस हम लेकर आएंगे, जिसमें हम डिफरेंट कॉलेजेस के ऊपर वीडियो कवर कर रहे होंगे, इंफॉर्मेशन दे रहे होंगे। तो आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अब सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे, ताकि जैसे ही नई वीडियो आती है हमारे चैनल पे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इसकी रैंकिंग के ऊपर। एनआईआरएफ इंजीनियरिंग रैंकिंग में इसे 92nd पोजीशन मिला है। लास्ट ईयर इसका पोजीशन 134 था, तो इसने काफी अच्छा इंप्रूवमेंट किया है। और जैसा कि आपको पता ही है कि इंडिया में कितने सारे इंजीनियरिंग कॉलेज हैं और उनमें टॉप 100 में होना अपने आप में काफी बड़ी बात होती है। द वीक टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजेस में इसे 38th पोजीशन मिला है। अब कॉलेज सिलेक्ट करते वक्त जो एक इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है वो लोकेशन का भी होता है। तो अगर लोकेशन बात की जाए तो एनआईटी पटना की कनेक्टिविटी काफी अच्छी है। इसके जो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है वो पटना रेलवे स्टेशन है, जो कि मात्र 6 किलोमीटर की दूरी पर है। वहीं पे नियरेस्ट एयरपोर्ट की बात की जाए तो जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जो कि मात्र 11 किलोमीटर की दूरी पर है। इसका मतलब कि कनेक्टिविटी काफी बेटर है, आप इजिली ट्रेवल कर सकते हैं। अब पटना गंगा के किनारे बसा हुआ है और एनआईटी पटना की खूबसूरती और भी बढ़ जाती है क्योंकि गंगा नदी इसके बगल से होकर गुजरती है। एनआईटी पटना का जो मेन एंट्रेंस गेट है वो गांधी मैदान से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर है। और शायद आपको पता होगा कि गांधी मैदान भारत का सबसे बड़ा मैदान है। तो अगर मोटा मोटी बात की जाए तो इसका जो लोकेशन है वो काफी अच्छा है। ये सिटी में बसा हुआ है, कनेक्टिविटी काफी अच्छी है, आप इजी ट्रेवल कर सकते हैं। आप जितनी भी सिटी में बसे होने के कारण सारी चीजें आपको इजीली अवेलेबल हो जाती है। तो अब बात करते हैं मोड ऑफ एडमिशन की, मतलब आपको अगर एडमिशन लेना है इस कॉलेज में तो आपको कौन सी क्राइटेरिया को फुलफिल करना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्राइटेरिया ये है कि आपको क्लास 12 का बोर्ड एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ेगा और जेई मेन का एग्जाम देना पड़ेगा। कोविड की वजह से इस साल और पिछले साल ये जो बोर्ड की क्राइटेरिया है उसको हटा दिया गया था, बट अगर पिछले कुछ वर्षों की बात की जाए, फिर आगे की बात की जाए, अगर सिचुएशन ठीक रहा तो सीबीएसई के अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको मिनिमम 75 प्लस स्कोर करना पड़ेगा। परसेंटेज की बात कर रहा हूं मैं। और वही आप अगर अदर स्टेट बोर्ड से 12th की एग्जामिनेशन दे रहे हैं तो आपको टॉप 20 परसेंटाइल में होना पड़ेगा। ये क्राइटेरिया फुलफिल करने के बाद जेई मेन में अच्छे परसेंटाइल स्कोर करने के बाद रैंक के अकॉर्डिंग आपकी इस कॉलेज में एडमिशन होती है। तो जेई मेन का रैंक डिसाइड करेगा कि आपको ये कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा और इस कॉलेज में आपको कौन सी स्ट्रीम ऑफर की जाएगी। इसमें एडमिशन जेई मेन के बाद जोसा काउंसलिंग के थ्रू आप ले सकते हैं या फिर सीए से भी स्पेशल राउंड के थ्रू इसमें एडमिशन होते हैं। तो इसके बाद अब बात करते हैं कोर्सेज ऑफर्ड की, कौन कौन से कोर्स इसमें ऑफर किए जाते हैं। तो पहला कोर्स है बीई और बीटेक का, वही सेकेंड कोर्स बी आर्किटेक्ट आ जाता है और थर्ड कोर्स आ जाता है इंटीग्रेटेड एमएससी का। अब बीटेक की बात करें तो इसमें 5 स्ट्रीम ऑफर किए जाते हैं। पहला स्ट्रीम है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, दूसरा स्ट्रीम है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, थर्ड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, फोर्थ मैकेनिकल इंजीनियरिंग और फिफ्थ सिविल इंजीनियरिंग। यही 5 कोर्स बीटेक में आपको ऑफर किए जाते हैं। बी आर्किटेक्ट में आपको आर्किटेक्चर स्ट्रीम ऑफर किया जाता है। वहीं इंटीग्रेटेड एमएससी में 3 सब्जेक्ट होते हैं, फिजिक्स, मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री। चलो अब बात करते हैं फी के ऊपर कि अगर तुम इस कॉलेज में कोई कोर्स ऑप्ट कर रहे हो तो तुम्हें कितना फी पे करना पड़ता है। तो सबसे पहले इंस्टीट्यूट फी की बात करते हैं। तो मेनली इसमें ट्यूशन फी आता है जो कि 62,500 ईच सेमेस्टर तुम्हें पे करना होता है, और अदर चार्जेस मिला के जो टोटल फी हो जाता है वो 98,700 हो जाता है। कुछ इसमें जो चार्जेस हैं वो तुमको पर सेमेस्टर पे करने होते हैं और कुछ एनुअल फी होते हैं, यानी कि इंस्टीट्यूट फी 98,700 हो जाता है एक सेमेस्टर का। इसके अलावा अगर हॉस्टल फी की बात की जाए तो हॉस्टल प्लस मेस फी 26,500 रुपीज होता है। तो इंस्टीट्यूट फी और हॉस्टल फी मिला दे तो एक सेमेस्टर का टोटल फी हो जाता है 1,00,000
25,200 रुपीज। जैसा कि तुम सभी जानते हो कि ये गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है, तो गवर्नमेंट की ओर से फी वेवर भी प्रोवाइड की जाती है। तो SC ST या फिर फिजिकली हैंडीकैप्ड स्टूडेंट के लिए 100% ट्यूशन फी वेवर होता है। ये ध्यान देना जरूरी है कि जो ये रिमिशन होता है 100% फी वेवर होता है, वो टोटल फीस का नहीं होता है, सिर्फ ट्यूशन फी माफ की जाती है। ट्यूशन फी यानी 62,500 रुपीज आउट ऑफ 1,25,200 में से। यही अगर तुम्हारे फैमिली की एनुअल इनकम 1 लाख से कम है तो आप तुम्हें 100% फुल रिमिशन यानी 100% ट्यूशन फी वेवर प्रोवाइड की जाती है। सेम 62,500 तुम्हें नहीं देना पड़ता है। यही अगर तुम्हारी फैमिली की इनकम 1 लाख से 5 लाख के बीच में होती है एनुअल इनकम, तो तुम्हें 2/3 फी वेव रिमिशन किया जाता है, 2/3 ट्यूशन फी वेवर दिया जाता है, यानी 1/3 ट्यूशन फी पे तुम्हें देना पड़ता है। चलिए अब हम लोग देखते हैं कट ऑफ। तो एनआईटीज में होम स्टेट के बच्चों के लिए और अदर स्टेट्स के बच्चों के लिए कट ऑफ अलग अलग होती हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं हम लोग होम स्टेट के लिए क्या क्या कट ऑफ रही थी लास्ट ईयर। तो अगर कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग की बात की जाए जेंडर न्यूट्रल में, तो जनरल में अगर आपका रैंक 5,849 से लेकर 15,617 के बीच में है तो आपको यहाँ पे ये ब्रांच मिल जाएगा। वहीं पे ओबीसी में अगर आपकी रैंकिंग 3,044 से लेकर 4,959 के बीच में है तो आपको यहाँ पे ये सीट यहाँ पे ब्रांच आपको मिल जाएगा। उसी तरह से आप EWS SC और ST में देख सकते हैं। फीमेल के लिए जो लड़कियां हैं उनके लिए अगर आपका रैंक 21,132 से लेकर 30,314 के बीच में है तो आपको यहाँ पे ये ब्रांच मिल जाएगा। उसी तरह से ओबीसी में अगर आपका रैंक 8,085 से लेकर 10,465 के बीच में तो आपको यहाँ पे ये ब्रांच मिल जाएगा। इसी तरह से आप दूसरे ब्रांचेस का भी कट ऑफ देख सकते हैं। हमने हर कैटेगरी वाइज जनरल OBC EWS SC और ST हर कैटेगरी वाइज सारे ब्रांचेस के लिए कट ऑफ इसमें इस टेबल में प्रोवाइड कर रहे हैं। तो होम स्टेट्स के कट ऑफ को डिस्कस करने के बाद चलिए हम लोग देख लेते हैं अदर स्टेट्स की कट ऑफ को। तो अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपका रैंक 8,300 से लेकर 14,100 के बीच में होना चाहिए अगर आपको यहाँ पे कंप्यूटर साइंस ब्रांच लेना है। वहीं पे ओबीसी में आपका रैंक 3,200 से लेकर 4,713 के बीच में होना चाहिए। इसी तरह से आप EWS SC और ST का देख सकते हैं। सिमिलरली आप फीमेल ओनली के लिए भी देख सकते हैं। कंप्यूटर साइंस के लिए आपको कौन कौन सी रैंक यहाँ पे होना जरूरी है और अदर ब्रांचेस का भी आप देख सकते हैं। हमने हर डाटा को अच्छी तरह से इस टेबल में प्रोवाइड कर रखा है। तो कट ऑफ डिस्कस करने के बाद चलिए हम लोग देख लेते हैं सीट मैट्रिक्स, मतलब कि हर ब्रांचेस में कितनी कितनी सीट होती है। तो यहाँ पे भी होम स्टेट के लिए और अदर स्टेट्स के लिए सीट में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। तो यहाँ पे कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के लिए जेंडर न्यूट्रल की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे 32 सीट्स हैं जनरल वालों के लिए, ओबीसी में 21 सीट्स, EWS में 8 सीट्स, SC में 11 और ST में 6। फीमेल ओनली में अगर बात करूँ तो जनरल के लिए 8 सीट्स हैं, ओबीसी में 5 हैं, EWS में 2, SC में 3 और ST में 1। इसी तरह से आप अदर ब्रांचेस का भी देख सकते हैं। मैं अदर स्टेट की बात करूँ तो यहाँ पे जनरल में 33 सीट्स है, वहाँ पे होम स्टेट है 32 सीट्स है, ओबीसी में 22 है, EWS में 8 है, SC में 12 और ST में 6 है। आप अदर ब्रांचेस का भी देख सकते हैं। तो अब बात करते हैं मेन मुद्दे के ऊपर जिसके लिए आप लोग ये वीडियो देख रहे होंगे। हर बच्चा इसके लिए वीडियो देख रहा होगा कि प्लेसमेंट स्टेटस यहाँ पे कैसे है। तो प्लेसमेंट स्टडी यहाँ पे डिसेंट है। अगर हम नंबर ऑफ ऑफर्स की बात करें तो यहाँ पे नंबर ऑफ ऑफर्स 443 थे, जो कि काफी अच्छा नंबर है। हाईएस्ट पैकेज की बात करूँ तो 43.17 लाख पर एनम था। जैसे कि आपको पता ही है कि CSE कॉलेज का टॉप ब्रांच होता है और जो अच्छे अच्छे पैकेज होते हैं इसी ब्रांच में मैक्सिमम बच्चों के लगते हैं और इसके बाद EC आता है। तो यहाँ पे टॉप स्पेशलाइजेशन CSE और EC। जो टॉप रिक्रूटर था वो एडोबी था, मतलब कि एडोबी ने यहाँ पे हाईएस्ट पैकेज दिया। अगर आप ब्रांच वाइज एवरेज पैकेज की बात करें तो CSE में यहाँ पे 8.93 लाख, EC की बात करें तो 6.5 लाख पर एनम है, इलेक्ट्रिकल की बात करें तो 5.7 लाख पर एनम है। उसके बाद आप और भी ब्रांचेस इसी तरह से काफी बच्चों का सपना होता है कि वो बड़ी बड़ी कंपनीज में जॉब करें, अपनी ड्रीम कंपनीज में जॉब करें। तो आप यहाँ से भी अच्छी अच्छी कंपनीज में जा सकते हैं। यहाँ भी काफी अच्छी अच्छी कंपनीज आती हैं, जैसे कि Amazon आती है, यहाँ पे एडोबी भी आई है, उसके बाद OnePlus, सैमसंग, टाटा प्रोजेक्ट्स, मतलब यहाँ पे भी काफी अच्छी अच्छी कंपनी आती है। अगर आप में जज्बा होगा, मेहनत करने की आपके पास ताकत होगी तो आप जरूर इन कंपनीज में जा सकते हैं, एक अच्छा पैकेज उठा सकते हैं। तो एक और जो इम्पोर्टेंट पार्ट है जिसे बच्चे देखते हैं कि जिस कॉलेज में वो एडमिशन ले रहे हैं वहाँ का एलुमनाई नेटवर्क कैसा है, जिस हॉस्टल में वो रहने वाले हैं या फिर रहेंगे उस हॉस्टल में रह के पढ़ने वाले जो पीछे के सीनियर्स है वो कहाँ तक
उन्होंने कौन कौन सी चीजें अचीव की, कौन कौन सी चीजें कंप्लीट की, तो उसके बारे में बात करते हैं। एलुमनाई नेटवर्क कैसा है एनआईटी पटना का। तो जो पहला बड़ा नाम आता है इस नेटवर्क से वो नीतीश कुमार सर का आता है, जो कि बिहार के चीफ मिनिस्टर हैं और वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर भी डिफरेंट मिनिस्ट्री में काम कर चुके हैं। सेकेंड जो बड़ा नाम आता है वो रतन कुमार सिन्हा सर का आता है, जो कि एक न्यूक्लियर साइंटिस्ट हैं और एक मैकेनिकल इंजीनियर है। तो यहाँ से एक और बात मैं कहना चाहूँगा ये कि देखो, मैकेनिकल इंजीनियरिंग इन्होंने एनआईटी पटना से ही की, तो ऐसा नहीं सोचना है कि तुम एनआईटीज में कोई ब्रांच सीएससी के नीचे ले रहे हो या फिर इसी के नीचे इलेक्ट्रिकल हो, मैकेनिकल हो या फिर कोई अदर ब्रांच ले रहे हो तो तुम कुछ नहीं कर सकते लाइफ में। अगर तुम्हें इंटरेस्ट है, तुम मेहनत कर रहे हो, तो जैसा कि आशुतोष ने भी बताया, अगर तुम्हारे अंदर जज्बा है तो तुम बड़ी से बड़ी कंपनी में अच्छे पैकेजेस ले सकते हो या फिर किसी और पोस्ट पे भी इंडिया गवर्नमेंट के अंदर या फिर किसी डिपार्टमेंट में अच्छी पोस्ट पे जॉब कर सकते हो। तो रतन कुमार सिन्हा सर भी एक मैकेनिकल इंजीनियर ही हैं। वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर सेक्रेटरी के फॉर्म में काम कर चुके हैं, सेक्रेटरी के पोस्ट पे डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी में। साथ ही साथ वो चेयरमैन रह चुके हैं एटॉमिक एनर्जी कमीशन के। जो थर्ड बड़ा नाम आता है वो भुवनेश्वर सर का आता है। भुवनेश्वर सर एक इंजीनियर, राइटर और स्कॉलर रह चुके हैं। वो कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा से बिलोंग करते हैं। और जो नेक्स्ट नाम है बिंदेश्वरी दुबे सर का है। बिंदेश्वरी दुबे सर अपने जमाने में फ्रीडम फाइटर रह चुके हैं। साथ ही साथ वो बिहार के चीफ मिनिस्टर भी रह चुके हैं, यानी इस एलुमनाई नेटवर्क से 2 चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं बिहार के। तो इसका एलुमनाई नेटवर्क बहुत ही बड़ा है। तो प्लेसमेंट के बाद जो एक और बड़ा फैक्टर होता है जो कि बच्चे देखते हैं कॉलेज सिलेक्ट करते वक्त कि वहाँ का कैंपस कैसा है, क्योंकि आपको 4 साल इसी कैंपस में गुजारने हैं। वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, वहाँ के सोसाइटीज और क्लब्स कैसे हैं, वहाँ पे फेस्ट कैसे होते हैं, तो ये सब बच्चे ढूंढते हैं। तो चलिए इसी पे हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहले अगर कैंपस की बात करूँ तो कैंपस टोटल 60 एकर्स में बना हुआ है और जो बिल्डअप एरिया 40 एकर्स है, मतलब कि इतने एरिया में आपकी बिल्डिंग सारी बनी हुई है। यहाँ पे टोटल क्लासरूम 22 है और स्पोर्ट्स ग्राउंड यहाँ पे 2 है। यहाँ पे रेसिडेंशियल फैसिलिटीज टीचर्स एज वेल एज स्टूडेंट्स को दोनों को प्रोवाइड होती है। तो कैंपस काफी, आप इस फोटो में देख सकते हैं कैंपस काफी ग्रीनलेस कैंपस है और इसके बगल से गंगा नदी होकर गुजरती है, तो कैंपस की ब्यूटी को और भी ये ज्यादा इंक्रीज कर देता है। साथ ही साथ यहाँ पे काफी सारी हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हैं, आर्किटेक्चर और यहाँ पे काफी सारी अच्छी चीजें, तो आप इन सब चीजों का नजारा उठा सकते हैं और फोटोग्राफी कर सकते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे कौन कौन सी फैसिलिटीज है, आईआईटी पटना कौन कौन सी फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है। सबसे पहले देखते हैं कंप्यूटर सेंटर। तो यहाँ पे सारे कंप्यूटर सेंटर एयर कंडीशनड है और यहाँ पे अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई है, मतलब कि 24/7 यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी रहती है। सेंटर में 7 लैब्स हैं और एक लैब खास पीएचडी स्कॉलर्स के लिए। अब 2 साल मेहनत करने के बाद हर बच्चे सोचते हैं कि वो कॉलेज में जाए, बहुत सारी मूवीज डाउनलोड करें, बहुत सारी वेब सीरीज डाउनलोड करें, बहुत सारे गेम खेलें, तो ये सारे काम आप यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे काफी अच्छी इंटरनेट स्पीड है, 24/7 इंटरनेट कनेक्टिविटी रहती है। सेंटर में वर्चुअल क्लासरूम भी है और साथ ही साथ डेस्कटॉप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग फैसिलिटीज भी अवेलेबल है। ये 8:30 AM से 5:30 PM तक अवेलेबल रहती है। इसके बाद सेंट्रल लाइब्रेरी की बात करें तो यहाँ पे काफी एक वास्ट स्टॉक है बुक्स का, 75,000 बुक्स अवेलेबल है और साथ ही साथ 10,000 कंप्यूटर रिलेटेड बुक्स है, जो कि काफी बड़ा नंबर है। हर डिपार्टमेंट के लिए सेपरेट जोन्स यहाँ पे बनाए हुए हैं, ई जर्नल्स और ई रिसोर्सेज के लिए भी सेपरेट जोन्स है और काफी स्पेसियस आपको जगह मिल जाता है स्टडी के लिए और सारी लाइब्रेरी एयर कंडीशन भी है। इसके बाद मेडिकल फैसिलिटीज की बात करें तो 24/7 एम्बुलेंस यहाँ पे अवेलेबल रहती है। अगर आपको कोई भी छोटी मोटी प्रॉब्लम जैसे कि सर्दी बुखार है या फिर आपको चोट लग जाए तो यहीं पे आपका ट्रीटमेंट होता है, वरना अगर आपका केस थोड़ा सा सीरियस हो जाता है तो आपको पीएमसीएच में ट्रांसफर किया जाता है। स्पोर्ट्स फैसिलिटीज में यहाँ पे आपको सारे गेम देखने को मिल जाते हैं, फुटबॉल, क्रिकेट, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, को सारे गेम यहाँ पे खेलने को मिल जाएंगे। जिसमें भी आपका इंटरेस्ट है आप उसे ढूंढने जा सकते हैं। यहाँ पे जो एक छोटा सा ड्रॉबैक है वो ये है कि जैसा कि आपको पता है कि कैंपस उतना बड़ा नहीं है, तो यहाँ पे ग्राउंड का थोड़ा सा प्रॉब्लम रहता है। जैसे कि अगर आप फुटबॉल खेल रहे होंगे उस टाइम आप क्रिकेट नहीं खेल पाएंगे क्योंकि इन सब का एक ही ग्राउंड है। जिस टाइम आप क्रिकेट खेल रहे होंगे उस वक्त आप फुटबॉल नहीं खेल पाएंगे, तो ये छोटी मोटी प्रॉब्लम। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट फैसिलिटीज की, जो कि हॉस्टल्स और मेसेज के बारे में है। तो ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है क्योंकि एक भी कोएड हॉस्टल आपको नहीं मिलेंगे एनआईटी पटना के अंदर। 3 बॉयज हॉस्टल और 2 गर्ल्स हॉस्टल्स हैं एनआईटी पटना के अंदर।
हॉस्टल जो है वो अच्छी तरीके से सिक्योर है, सिक्योरिटी स्टाफ प्रोवाइड की जाती है, साथ ही साथ सेपरेट वार्डन्स होते हैं हर एक हॉस्टल के लिए जो कि डिसिप्लिन मेंटेन कराते हैं। हर हॉस्टल का सेपरेट मेस है ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर करने के लिए। हॉस्टल्स में अनइंटरप्टेड वाटर और इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई प्रोवाइड की जाती है, यानी 24/7 आपको वाटर और इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की जाती है। इससे भी इम्पोर्टेंट चीज जो है आज के डेट में, मतलब अगर मैं कहूँ कि आपको गर्मी में एक दिन बिना इलेक्ट्रिसिटी के गुजारना है, बिना फैन के गुजारना है, तो आपसे आप वो दिन गुजार लेंगे। लेकिन ये बोलूँ कि बिना इंटरनेट के आपको एक दिन रहना है, तो आपसे वो दिन शायद नहीं गुजरेगा। तो उसको मद्देनजर रखते हुए एनआईटी पटना ने आपको 24/7 वाईफाई कनेक्शंस प्रोवाइड की हुई है। और भी इम्पोर्टेंट बात ये है हॉस्टल से रिलेटेड कि हॉस्टल्स क्लीन और हाइजीनिक है। बाथरूम और टॉयलेट्स क्लीन मिल जाएंगे, यानी हाइजीन का पूरा ख्याल रखा जाता है एनआईटी पटना के हॉस्टल्स में। वाईफाई कनेक्शंस और इंटरनेट फैसिलिटीज के बाद और भी चीजें जो बच्चे करना चाहते हैं, वो डिफरेंट डिफरेंट खाना हो गया, नाइट आउट्स हो गए, बर्थडे पार्टीज हो गए, और भी डिफरेंट पार्टीज हो गए। तो इन सारी चीजों के लिए तुम्हें पैसों की जरूरत होती है। और ये पैसे कहाँ से आएंगे? तो उसके लिए गवर्नमेंट ने, एनआईटी पटना ने तुम्हें बैंक फैसिलिटी प्रोवाइड की हुई है। जोक्स अपार्ट, अगर तुम्हें एकेडमिक से रिलेटेड कोई चीज चाहिए होता है, जैसे नोटबुक हो गया, बुक्स हो गए, या फिर तुम्हें प्रोजेक्ट्स बनाने होते हैं उसके लिए चार्ट पेपर्स हो गए, मतलब छोटे छोटे नीड्स के लिए, या फिर बड़े नीड्स कभी कभी सामने आ जाते हैं, उन नीड्स को पूरा करने के लिए पैसों की जरूरत होती है। और उसी के लिए एनआईटी पटना के अंदर ही बैंक प्रोवाइड की जाती है, बैंक फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है तुम्हें, जो कि एनआईटी पटना के गेट के पास ही मौजूद है। इलाहाबाद बैंक फोटो में भी तुम्हें दिख रहा होगा, ये बैंक फैसिलिटी तुम्हें प्रोवाइड की जाती है एनआईटी पटना के अंदर। इसके बाद अगर बात करें लेबोरेटरीज की, तो लेबोरेटरीज यहाँ पे भी डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के लिए अलग अलग लेबोरेटरीज हैं। साथ ही साथ डिफरेंट मशीन्स और इंस्ट्रूमेंट्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं अलग अलग लैब्स में। सीनियर से बात करने के बाद एक ड्रॉबैक ये सामने आता है एनआईटी पटना के लेबोरेटरीज का, अदर देन सीएससी, अगर बात मैकेनिकल का लैब हो गया, फिर इलेक्ट्रिकल का लैब हो गया, तो वो उतना अच्छा नहीं है। सीएससी के लैब्स के बारे में फीडबैक सही है, बाकी लैब्स के बारे में उतना फीडबैक सही नहीं है। तो एक यहाँ पे ये ड्रॉबैक सामने आता है। नेक्स्ट स्लाइड में देखिए तो लेबोरेटरीज की इमेजेस तुम्हें दिख रही होंगी स्क्रीन पे। तो डिफरेंट डिफरेंट लैब्स की इमेज है जिसमें तुम्हें डिफरेंट डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स, डिफरेंट डिफरेंट मशीन्स दिख रही होगी। एकेडमिक्स और पढ़ाई से हटकर भी काफी सारी चीजें होती हैं, काफी सारे फील्ड्स होते हैं जिन्हें आप कॉलेज में एक्सप्लोर कर सकते हैं, और इन फील्ड्स को एक्सप्लोर करने के लिए क्लब्स हमारी हेल्प करते हैं। अगर आप फोटोग्राफी में इंटरेस्टेड है, फोटोग्राफर बनना चाहते हैं, तो आप फोटोग्राफी क्लब ज्वाइन कर सकते हैं एनआईटी पटना का। यहाँ पे रोबोटिक्स क्लब भी है। अगर आपको एक्ट्रेस बनना है या एक्टर बनना है, तो आप ड्रामा या फिल्म क्लब भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप कोडिंग में इंटरेस्टेड है, तो आप हैकर रैंक क्लब ज्वाइन कर सकते हैं। आपको सिंगर बनना है या फिर किसी इंस्ट्रूमेंट को प्ले करना आपको अच्छी तरह आता है, उसमें आपको आगे बढ़ना है, तो आप म्यूजिक क्लब भी ज्वाइन कर सकते हैं और अपने इंटरेस्ट को एक्सप्लोर कर सकते हैं। यहाँ पे डीएससी क्लब, डीएससी भी है, डेवलपर स्टूडेंट क्लब भी है। एनआईटी पटना का जो एक काफी इंपॉर्टेंट क्लब है वो ASME है, अमेरिकन सोसाइटी ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर्स। ये क्लब इंटरनेशनल कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट भी करता है, साथ ही साथ इसने काफी अच्छा परफॉर्म भी किया है वहाँ पे। अगर आप स्पेस या गैलेक्सी जैसी चीजों में इंटरेस्टेड, तो आप एस्ट्रोनॉमी क्लब भी ज्वाइन कर सकते हैं। अब बहुत सारे बच्चों का गोल होता है कि वो स्टार्टअप करें, प्लेसमेंट से हटकर वो स्टार्टअप करें, और बहुत सारे उनके पास आइडियाज होते हैं। तो उन आइडियाज को आगे बढ़ाने के लिए, उनको सपोर्ट करने के लिए REEEE क्लब होता है। ये क्लब आपके आइडियाज को सपोर्ट करता है और आपको अच्छी फंडिंग भी करता है। तो क्लब्स के बाद हम लोग बात कर लेते हैं फेस्ट। तो यहाँ एनआईटी पटना का जो सबसे बड़ा फेस्ट है वो है कोरोना एंड मिलान। ये यहाँ का एनुअल टेक्नो कल्चरल फेस्ट है। फेस्ट फुल इंटरटेनमेंट पैकेज का काम करती है। फेस्ट में आपके बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, बहुत सारे गेस्ट आते हैं, बहुत सारे शोज होते हैं, डांस होता है, गाना होता है, नाच गाना होता है, काफी सारी चीजें होती हैं। ये पूरा आपका इंटरटेनमेंट का काम करता है। तो इस वीडियो में बस यहीं तक। हमने अपने एंड से ट्राई किया कि एनआईटी पटना से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है, छोटी से छोटी बात आपके साथ शेयर करें। वो अच्छी बातें हो या फिर ड्रॉबैक्स भी क्यों ना हो, हमने ड्रॉबैक्स भी आपके सामने रखे, क्योंकि कॉलेज सिलेक्शन के टाइम ये बात इंपॉर्टेंट हो जाती है उस कॉलेज की, आप जो कॉलेज सिलेक्ट कर रहे हैं वो आपके लिए अच्छा है या नहीं। एट द एंड प्लेसमेंट मैटर करता है, क्योंकि 4 साल के बाद जब कॉलेज से निकलते हैं तो आपकी लाइफ स्टाइल उसी पे डिपेंड करती है। तो बच्चे प्लेसमेंट देख के ही कॉलेज का सिलेक्शन करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और ये आपके लिए हेल्पफुल रही हो, तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें जो कि इस बार जे मेंस और जे एडवांस के लिए अपीयर होने वाले हैं। चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन भी प्रेस करें, ताकि इसी तरह की एजुकेशनल वीडियो और कॉलेज से रिलेटेड वीडियो जो कि हम आपके लिए
आगे लाने वाले हैं, आपको टाइम टू टाइम उसका नोटिफिकेशन मिलता है। तब तक के लिए इंटीग्रेटिव लर्निंग की टीम की ओर से थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।